19 का रण में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदित्य नामदेव। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हमारी टीम बस्तर लोकसभा पहुंची हुई है। बस्तर लोकसभा के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। बस्तर संभाग की अगर मैं बात करूं 12 सीटें हैं, जिसमें 11 फिलहाल कांग्रेस के पास है और केवल बस्तर लोकसभा की बात करें 8 सीटों में 7 फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बैदूराम कश्यप को बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दीपक बैज को बनाया है। 2013 के चित्रकूट विधानसभा में दोनों आमने सामने थे, जिसमें जीत दीपक बैज की हुई थी। हमारे साथ बस्तर में तमाम जो लोकसभा के इलाके हैं, यहाँ पर तमाम लोकसभा सीटें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बस्तर से जो जगदलपुर के विधायक हैं रेखचंद जैन जी, वो है मेरे साथ, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर हैं यहाँ के किरण देव जी, वो मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। क्या कारण है कि विधानसभा चुनाव में बस्तर में इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, नक्सली दंश आज भी बस्तर में लगातार बरकरार है। क्यों बस्तर तमाम संभावनाओं के बावजूद भी विकास की पटरी पर कहीं न कहीं नहीं चल पा रहा है, कहीं न कहीं पटरी से बेपटरी हो रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब इन सभी से लेंगे। सीधा मैं सबसे पहले कांग्रेस के जो विधायक है रेखचंद जी, उनके पास चलता हूं। 12 में से 11 सीटें आपको मिली है और अगर बस्तर लोकसभा में 7 सीटें आपके पास है विधानसभा की। जनता ने इतना बड़ा मैंडेट विधानसभा में दिया है, लोकसभा में क्यों वोट करे? ये जो चुनाव है, मोदी सरकार की 60 माह की नाकामी, जन विरोधी नीतियां के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार के 60 दिन का काम है। हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जनता से जो वादा किया था चुनाव के पूर्व, किसान का कर्ज माफी करेंगे, किसान का धान 2500 रुपए क्विंटल में खरीदी करेंगे, प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाएंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, वन भूमि में रहने वाले लोगों को वन भूमि का पट्टा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में काम करेंगे। इन सब मामलों को लेकर हमारी कांग्रेस की सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो जनता के समक्ष पहुंच रहा है। दूसरी ओर 60 माह की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने अपने 5 साल के पीरियड में जिन वादों को लाया था, जनता के खिलाफ ही काम किया। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे मनरेगा में लोगों का काम बंद कराने का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा का मामला हो, हर मामले में फेलियर साबित हुए हैं और जनता अच्छे से समझ रही है। किरण देव जी, काफी लंबे समय तक बस्तर सीधे तौर पर गढ़ माना जाता है अभी तक भारतीय जनता पार्टी का। बलीराम कश्यप जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ से हुए। सरकार आपकी रही लगातार 15 साल। क्या लगता है उस 15 साल में बस्तर में विकास हुआ? ये मानते हैं सब, लेकिन विकास जो अंत तक पहुंचना चाहिए था, नक्सलिज्म जो खत्म होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस विषय में मैं कहूंगा कि जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में इन 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने विकास के उन आयामों को छुआ है जो कभी हमारे बस्तर के वासियों ने कभी महसूस भी नहीं किया था। आजादी के लगभग 56, 57, 60 साल वर्षों तक ज्यादातर राज्यों में और अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है। कभी उन्होंने बस्तर उस समय पूरी तरीके से उपेक्षित था, छत्तीसगढ़ उपेक्षित था। आज अगर हम सरलता पूर्वक पूरे क्षेत्र में जा पा रहे हैं, यहाँ से लेकर कोंटा और कोंटा से इधर से बीजापुर और यहाँ से रायपुर देख लीजिए, समुचित विकास शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन हब्स बन रहे हैं। जावंगा में एजुकेशन हब बना है हमारे आदिवासी परिवार के बच्चों के लिए, हमारे सुकमा में एजुकेशन हब बना है। जहाँ तक विकास को लेकर है, वो सारे मापदंडों को उन्होंने तय किए हैं, जिस पर कि हमारे यहाँ पे बस्तर छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी क्षेत्र के, चाहे उस किसी भी जाति धर्म संप्रदाय समुदाय का हो, उन सभी को समुचित रूप से एक विकास हुआ है। देखिए, विकास का अर्थ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का मामला हो, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है व्यक्ति निर्माण का। व्यक्ति निर्माण के काम करने का काम जो है डॉक्टर रमन सिंह जी के पूर्व की सरकार ने 15 वर्षों में किया। लेकिन व्यक्ति निर्माण का कार्य किया, उसके बाद भी बस्तर की जनता ने विधानसभा चुनाव में क्यों नकार दिया? मेरे साथ तमाम जनता के लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आपने दोनों को सुना। जगदलपुर अगर मैं बात करूं, बस्तर, क्या लगता है क्या क्या सवाल हैं आपके जो आप इन तमाम लोगों से करना चाहते हैं? देखिए, 15 वर्षों तक भाजपा का शासन रहा छत्तीसगढ़ में, और इन 15 वर्षों में शिक्षा को लेकर बोल रहे थे कि एजुकेशन हब बनाए हैं, और शिक्षा के स्तर इतना गिरा है कि यहाँ के बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर अच्छे प्रतिशत इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि योग्य टीचर आउटसोर्सिंग के माध्यम से
बाहरी लोगों को भर्ती किया गया, स्थानीय लोग नौकरी के लिए तरसते रहे और कहीं ना कहीं नक्सलवाद पनपने का एक बड़ा कारण सवाल मैं लूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जैसे दोनों में चर्चा सुन रहा था, आप क्या पूछना चाहते हैं ये एक मैं ये मिनट बोल रहा हूँ, बस्तर में क्या विकास हुआ ये मानते हैं आप? अभी जो रिजल्ट आपके सामने आए हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं तो कमी है, और यदि मैं बोलूं बहुत ज्यादा कमी है तो उस प्रकार ही रिजल्ट भी लोगों ने दिया। और कितने लोग जीते हैं? 11 सीटें तो बस्तर से जीते हैं। कुछ सामान्य लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूं, जो बाहर से कुछ लोग आए हैं यहाँ बस्तर के, जगदलपुर के। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, दोनों ही लोगों को आपने सुना, विधायक हैं, पूर्व महापौर हैं, क्या बस्तर वाकई में विकास कर पा रहा है? देखिए, बस्तर का जहाँ तक विकास की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे विकास तो पिछले जो पुराने, हम लोग तो यहीं के पैदाइशी लोग हैं, विकास तो हमने देखा है। लेकिन आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय जो हमारी एक जो नीति है, या जो कहूँ मैं कि उसके अंतर्गत जो हमारा विकास होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम कमी महसूस करते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन अभी भी जो बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए, संचार साधनों के इतने होने के बावजूद आज भी हम नॉर्थ इंडिया से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 1968 से जिस लाइन पे काम हो रहा था, जिस लाइन पे काम होना चाहिए था, आज भी हम उसकी प्रतीक्षा में 140 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो इस दिशा में काम तो बहुत होना चाहिए। बड़ा सवाल है किरण जी, की कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा कि वास्तव में मैंने पहले भी कहा है कि 55-60 वर्षों में जिसको लोगों ने नहीं देखा, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोगों ने देखा है। जहां तक बात है कि कुछ विषय रह गए थे, निश्चित रूप से उन विषयों की पूर्ति भी माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी पूर्ति करेंगे। वे तमाम सारी योजनाएं गांव गरीब किसान के लिए जिस प्रकार से उन्होंने चिंता की है, कभी किसी गरीब ने, किसी गरीब आदिवासी परिवार के किसी महिला पुरुष ने ये सोचा नहीं था कि उसके भी कभी बैंक में खाते खुलेंगे। अंदरूनी क्षेत्र में जो आर्थिक विकास होना चाहिए था एग्रीकल्चर को लेके, वो नहीं हो पाया, जिससे ना नस्ली जो है ना इसी कारण में बढ़ रहे हैं। जहाँ आर्थिक विकास होगा उनका, जहाँ एग्रीकल्चर में जब जुड़ेंगे, क्योंकि बस्तर में पानी की कमी नहीं है। 350 किलोमीटर इंद्रावती, गोदावरी और शंकरनी डंकरनी बह रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं। जब अपन उनको इससे जोड़ेंगे तो उनका आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा और नक्सली जो है ना बस्तर में कभी नहीं रहेगा। ये बड़ा सवाल है, जब विकास इतना हुआ तो फिर नक्सलिज्म क्यों पनप रहा है? क्यों आज भी नक्सलिज्म का दंश ये बहुत खूबसूरत सा हमारा बस्तर सह रहा है? हमारे साथ रेखचंद जी, उनसे मैं बात करूंगा। 12 में से 11 सीटें आपको मिली है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव नजदीक है, विकास जो होना चाहिए था ठीक है, एनएच पे विकास नजर आता है, अंदरूनी आदिवासियों के पास से विकास आखिर वो गया कहाँ? यहाँ के बस्तर के आदिवासी बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, और यहाँ पर 5वीं अनुसूची लगी हुई है। जल जंगल जमीन का इनको अधिकार है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की जो नीयत है, बस्तर के आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है जल जंगल जमीन का, उसको बलाए ताक में रखकर बेलाडीला आयरन और 13B खदान अडानी जैसे उद्योगपतियों को उत्खनन के लिए दी जा रही है। NMDC स्टील प्लांट नगरनार में अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ, विनिवेश की सूची में उसको डाल दिया गया। तो बस्तर की जनता इस चीज को समझ रही है कि केंद्र की मोदी सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें जरूर करती है, लेकिन सिर्फ कागजों में ही विकास रह गया। इसी का परिणाम है कि बस्तर का आदिवासी समाज इनको इस चुनाव में जवाब दे दिया विधानसभा में कि 12 में 11 सीटें बस्तर की कांग्रेस को दी। ये बस्तर का आदिवासी देखिए बहुत क्लियर मैंडेट देता है। 2013 की हम बात करें, कांग्रेस को 8 सीटें यहाँ पर मिली थी, और 2018 की हम बात करें तो 11 सीटें। 15 साल में जो विकास हुआ है, बस्तर की जनता इनको जवाब देगी। और रहा केंद्र की बात, तो जो गलती कमी खामी होती है, जो काम करता है, थोड़ी बहुत कमी खामी उसी से ही होती है। महिलाओं का विकास तो कभी भी कहीं पे भी नहीं हुआ है। यहाँ अगर महिलाओं का विकास होता तो ये महिलाएं आज घर घर में, दुकानों में, आपको हर जगह पे महिला काम में नजर नहीं आती। हर महिला, हर लड़की पढ़ी लिखी है यहाँ पे, लेकिन सब बेचारियाँ कपड़े दुकान में कहीं नजर आएंगी, कहीं होटलों में नजर आएंगी, पेट्रोल पंप में नजर आएंगी। तो क्या विकास हुआ? महिलाओं का तो कोई विकास हुआ ही नहीं। महिलाओं का विकास नहीं हुआ किरण जी, तमाम महिलाएं आरोप लगा रही हैं। बहुत सारे सवाल मैंने महिलाओं से लिया, विकास नहीं हो पाया है। मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनने के तत्काल बाद
विभिन्न क्षेत्रों में पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में महिला स्व सहायता समूह बनने के बाद उनको महिलाओं को उसमें से जोड़ने के बाद उनको विभिन्न कार्यों में जोड़ा गया, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। सिलाई की मशीन से हमारे प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, उस योजना के तहत जो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमारे राज्य में चालू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की गुणवत्ता में, उसमें महिलाओं के लिए अनेक विषय हैं। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें छोटे छोटे उद्योग के लिए कर दिए जाने लगे। डेफिनेटली एक बड़ा सवाल है, ये अक्सर कांग्रेस गवर्नमेंट में लगता आया है। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि ये बात क्यों आती कि विकास कांग्रेस की सरकार आने के बाद रुक सा गया है? क्यों ये बात सामने आती कि सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी और तमाम चीजों पर जा रहा है? विकास की पटरी कहीं न कहीं रुक चुकी है, विकास हो नहीं पा रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, बहुत विकास की नई नई बातें करते हैं, तो जनता अगर इनके विकास से प्रसन्न थी तो इनको 15 सीटों में क्यों लटका दिया? सबसे पहला प्रश्न ये है। और महिलाओं की जहां तक बात है, ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये नगर नार स्टील प्लांट आपके सामने, बस्तर की जनता के सामने है। आज वहां पर जिन लोगों की जमीनें गई, उसमें 100 महिलाएं ऐसी है जिनको व्यवस्थापन के तहत आज तक नौकरी नहीं दी गई। ये इनका हाल है। महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। आए दिन इनके राज्य में बलात्कार की घटनाएं हुई है। झलियामारी कांड इसका एक साक्षात उदाहरण है कि इनके शासन में हुआ, आदिवासी बालाओं के साथ हुआ। अभी भी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, क्राइम का ग्राफ अभी भी लगातार बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, आप भी आई हैं, क्या कहना चाहती हैं मुझसे? हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे भूतपूर्व महापौर जी ने ये कहा कि मोदी जी नैतिक चरित्र बना रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी के कार्यकाल में क्या ही नैतिक चरित्र बना? उसके पहले हमारा कोई नैतिक चरित्र माता बहनों का नहीं था? वीरेंद्र जी बहुत बड़ी बात करें, क्या नैतिक चरित्र पहले महिलाओं का नहीं था, मोदी जी के आने के बाद ही बना? बड़ा सवाल कर। देखिए, एक विषय में बोलूंगा, महिलाओं के विषय पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, रूल से बाहर जाकर। एक विषय आपने हमारे मित्र विधायक जी ने रखा था, झलियामारी कांड का। ये शहर की जनता खड़ी हुई है। जगदलपुर हृदय स्थल में 7 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और 7 दिन बाद उसकी खोज खब जब सारे यहाँ के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इन लोगों ने जब जाके इसको मुद्दा बनाना चालू किया, तब जाके उसको गिरफ्तार करने के अभी भी वो कार्रवाई शून्यता की ओर है। तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे लगता है। हम सीधे सीधे तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता तक मिले। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो महिलाओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विषय है, उसमें काम करने वाली 2 दिन पहले नवभारत समाचार पत्र की एक सूचना है, जिसमें कि वहाँ की जो कर्मचारी, वहाँ की जो बहनें हैं, अपने घर से लाके दाल भात केंद्र में, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को चावल खिला रही हैं, उनको वो करा रही है। ये मैं आपके पास अभी भी मेरे पास मोबाइल में है। इस तरीके की चिंता। इस तरीके जी, मेरा एक सवाल और तमाम लोगों का भी एक सवाल रहा होगा, बस्तर में अगर तमाम विकास हुए हैं तो आखिर रेल कनेक्टिविटी से रायपुर से आज तक बस्तर क्यों नहीं जुड़ पाया? दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, मोबाइल नेटवर्क आज भी जीरो है बस्तर में। क्या कारण है? तमाम जनता के भी सवाल, मोबाइल नेटवर्क आज भी जीरो है बस्तर में, कनेक्टिविटी रायपुर से आज तक नहीं बन पाई बस्तर की। देखिए, आपने खुद कहा 1996 के बाद से, इलेक्शन के बाद से भाजपा यहाँ बस्तर की सीट पे रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस्तर के लिए इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। 2003 के बाद से 2018 के बीच में यहाँ के सांसद ने दिल्ली में हमारी आवाज तक नहीं पहुंचाई, एक प्रश्न नहीं पूछा। बड़ा सवाल है ये, कहीं न कहीं बात आई है सामने। दिनेश कश्यप ने बहुत बार यहाँ के सवालों को नहीं उठाया। आपका कोई सवाल? स्वास्थ्य के संबंधित मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जगदलपुर में जो महारानी हॉस्पिटल है लगभग बंद के कागार पे है, चौकीदार। और उसके बाद जो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ खोला गया है वो अव्यवस्थित ढंग से खोला गया है, जहाँ पे एक सिर्फ रेफर सेंटर के नाम से, और हर 300 किलोमीटर की दूर ही में ही यहाँ से 14 किलोमीटर अलग है, पर एक रेफर सेंटर बन गया है जो यहाँ पे किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी। बड़ा सवाल है किरण जी, मैं आपसे भी करना चाहूंगा, रेखचंद जी आपसे भी करना चाहूंगा। बस्तर में आज भी महारानी अस्पताल है, आज भी अस्पताल खोला गया 14 किलोमीटर दूर, लेकिन आज भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए सीधा रायपुर रिफर कर दिया जा रहा है। क्या ये बस्तर लोकसभा के लिए एक शर्मनाक विषय नहीं है कि यहाँ की जनता का यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है? आपने 15 साल विकास के दावे किए, क्या बस्तर के आम मतदाता को, आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पाएंगी?
नहीं, अब ये जो कांग्रेस के पक्ष से जो बात कर रहे हैं, अब वो कांग्रेस के पक्ष में बात करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। जवान को छोटी सी गोली निकल भी जाती लग के तो भी रायपुर रिफर किया जाता है, सर कारण क्या है? वो स्थिति पहले की थी, अभी एक मेडिकल कॉलेज हो गया है, किलोमीटर दूर है शहर से। ठीक है, लेकिन शहर भी बढ़ रहा है और उसके बाद महारानी अस्पताल की जो संरचना है वो समाप्त नहीं हुई है, वहाँ भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज का मामला है, देखिए जब काम होते हैं शहर के बढ़ते हुए स्वरूप के हिसाब से होते हैं, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हो रहा है, मिनी पीएससी की स्थापना सारे ब्लॉक मुख्यालयों में हो रही है। इस तरीके से जितनी चिंता कर सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने किया है। वे महारानी अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर क्यों रह गया है? महारानी अस्पताल बस्तर का ऐतिहासिक अस्पताल था, वहाँ पर बस्तर के सारे लोगों का इलाज चलता था, लेकिन ये रमन सिंह की सरकार। आप क्या करेंगे अब आप सत्ता में? हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से नए साल की पहली तारीख में जगदलपुर प्रवास पर जनता ने मुझे विधायक चुना, मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ूंगा इस बात को बोलकर मैंने वादा किया था। मुख्यमंत्री जी से मैंने मांगा कि महारानी अस्पताल पुराने रूप में चाहिए, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगदलपुर में बनना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में इतने संवेदनशील हैं कि बजट सत्र में हमारी इस बात को स्वीकार करके बस्तर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिले, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बजट में हमने पास किया। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बोलने की स्वतंत्रता छीनते हैं उसके खिलाफ आप बोलने का अवसर दे रहे हैं। पहली बात तो ये है, जो विकास की ये बात कर रहे हैं उस विकास में को मैंडेट हमारे प्रदेश की जनता ने दे दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के अलावा आप सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये ध्यान भटकाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी? अगर महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी बताइए, कुछ सवाल आपको। अभी बोले भैया अल्पसंख्यक वाले के लिए कुछ नहीं किए, अल्पसंख्यक वाले के लिए, अल्पसंख्यक वालों के लिए, बच्चे लोग के लिए स्कॉलरशिप, बच्चे जो आदमी तलाक दे करके बीवी को दूसरा शादी करते थे, मोदी जी ने उसको रोक लगाया, महिलाओं को सम्मान मिले बोल करके। अल्पसंख्यक वाले के लिए जगह जगह मदरसे खुलवाए, क्यों नहीं किए, कैसे नहीं किया हमारे मोदी? देखिए सवाल वाकई में बड़ा है कि आखिर लोकसभा चुनाव से यहाँ के लोकल जो नेता है वो क्यों गायब है? क्यों आखिर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की जरूरत पड़ गई है? क्या रमन सिंह का चेहरा वो चेहरा नहीं रहा कि उनके सहारे वोट मांगा जा सके? क्या जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका नाम उस तरह का नहीं कि उनके नाम से वोट मांगा जा सके? नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही वोट मांगना, क्या लोकल प्रत्याशी, लोकल जो पिछली सरकार थी उसके नाम से वोट नहीं मांगा जा सकता? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है हमारे भारत देश में एक विश्वास और का प्रतीक है। देश को उन्होंने जिन ऊंचाइयों पे ले गए हैं, स्वाभाविक रूप से उनका नाम हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आज की जानकारी के लिए बता दूं, आज इस क्षेत्र में 2 जगह हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सभा है। और जहां तक बात है, इन्होंने प्रत्याशी की बात कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का हक और अधिकार है। हम ये तय नहीं करते कि कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी चुने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार भी 8 विधानसभा हमारी यहाँ पे नहीं थी, उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद 1,25,000 मतों से जीता था। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक सवाल मेरा रखने ये भी है आपसे, इस बार का लोकसभा चुनाव क्यों नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है? ये चुनाव 60 महीना वर्सेस 60 दिन के बीच का काम का चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी ने जनता के साथ जो छलावा किया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, रोजगार देना तो छोड़िए, जीएसटी लगा के लोगों को बेरोजगार कर दिया। बस्तर परिवहन संघ की बात आई, 20,000 परिवारों को परिवहन संघ में तालाबंदी करके बेरोजगार कर दिया और युवाओं को रोजगार देने की बजाय पकोड़ा तल के बेचो, ऐसी है बात कहते। लाखों लोग पीएससी फाइट की तैयारी करते हैं और कांग्रेस वाले यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति देते हैं, पीएससी की अनुकंपा नियुक्ति देते हैं। तो इससे जो फाइट कर रहे हैं युवा बेरोजगार जितने लड़के हैं जो फाइट करना चाहते हैं तो उनको भी दिया जाए। और झीरम कांड में 27 लोग शहीद हुए थे तो 27 लोग को डिप्टी कलेक्टर बना दीजिए, किसी एक को क्यों बनाया? सबसे पहले सवाल पूछा, मैं ये कहती हूँ कि उस व्यक्ति को महिलाओं की इज्जत करने का नहीं पता और वो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत की बात करती है ये पार्टी।
इसी पार्टी का एक ऐसा छिछोरा मैं बोल सकती हूँ, एक इंसान है ये, जिसने भरी सभा में कहा था कि महिला कांग्रेस की महिलाओं को जूते से मारो। तो ये महिलाओं के सम्मान की क्या बात करते हैं? आप उससे सवाल पूछ रहे हैं? गलत बात है। देखिए, इस प्रकार के सवाल नहीं आने चाहिए। और मेरा एक निवेदन है आपसे, देखिए पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक चर्चा हो रही है, हम मुद्दों की बात करें। देखिए, बस्तर का आम आदिवासी बस्तर का सम्मान चाहता है और आपसे यही उम्मीद है। देखते हैं जी, एक सवाल है मेरा बड़ा आपसे। यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया, सीधे तौर पर महिलाओं के सम्मान का। अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उठ पाई है। आपसे मैं सिर्फ एक लाइन जानना चाहता हूँ, अब आप सरकार में हैं, लोकसभा चुनाव अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो। हमारा जो घोषणा पत्र आया केंद्र सरकार का कि राइट टू हेल्थ जो स्कीम हम ला रहे हैं, इसमें प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य को, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, घटना हो, दुर्घटना हो, मुफ्त में इलाज हमारी सरकार केंद्र में जो बनेगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद महोदय ये करेंगे। आपसे भी वही सवाल मैं जानना चाहता हूं, अगर लोकसभा में आपका प्रत्याशी जीतता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या? देखिए, इसमें मैं आपसे जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र ने कहा, जैसी ही सरकार बनी, मोदी जी की आयुष्मान योजना जो है 5 लाख गरीबों के जो सहयोग के लिए है, बड़ी बीमारियों के लिए, उसको समाप्त करने की घोषणा हो गई। 50,000 के जो हेल्थ कार्ड जो स्मार्ट कार्ड के रूप में है, वो समाप्त करने की योजना बन रही है। इस तरीके से जितने भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सिर्फ बढ़ाने का काम नहीं, समाप्त करने की योजना की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि कहना और करने में जमीन और आसमान का अंतर है, और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने और मोदी जी ने जो कहा वो किया। मैं आपके माध्यम से बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बीजापुर भैरमगढ़ के जांगला में बहुत बड़ी आयुष्मान योजना की शुरुआत की और बड़ी बड़ी बातें करके गए कि अब बस्तर के लोगों को इलाज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं विधायक बना, मैं रायपुर में था, जांगला की 2 महीने की बच्ची, उसको यहाँ पे भर्ती किया गया जांगला में, वहाँ से मेडिकल कॉलेज लाया गया, मेडिकल कॉलेज से आयुष्मान अस्पताल में भर्ती किया गया। और वहाँ के जो डॉक्टर, ये पुनीत गुप्ता जो अभी फरार घूम रहे हैं, वो उस समय वहाँ के मुख्य थे। मुझे पता लगा कि ये गरीब परिवार को तत्काल डिस्चार्ज करके भेजने की कार्रवाई हो रही है। तत्काल जाकर मैंने पुनीत गुप्ता जी से बोला कि तुम्हारा आयुष्मान योजना, वो जांगला का मोदी जी का हॉस्पिटल कहाँ है? बड़ा सवाल है। ये बोलते हैं महिलाओं का विकास हुआ है, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, संसद था 10 साल बीजेपी का, दिनेश कश्यप। अगर महिलाओं का विकास होता, नगर नार में आज महिला बहनें क्यों धरना देते? आज उनकी जमीन गई, उन लोगों को आज बेरोजगार हो गए, उन लोगों को क्यों नौकरी नहीं मिला? उसमें पुरुषों को मिला, महिलाओं को। एक मिनट जी आप सामने जी बताइए। अरे मोदी जी ने बहुत कुछ कराया, लेडीजों का सम्मान भी कराया। यहाँ ये बोलते हैं कि वो नहीं कराया, वो नहीं कराया। कैसे नहीं कराया सर? क्या नहीं कराया? क्या नहीं कराया बोलिए? बच्चे लोगों की पढ़ाई के स्कूल भी खुलवाया उन्होंने, महिला लोगों का भी विकास हुआ है। किसको बोलना चाहिए कि जाली साइन करके कलेक्टर बना दिया जाए? हमारे सरकार को बोल रहे हैं, सरकार ने क्या नहीं किया? इन लोगों ने चना और नमक भी कम पड़ रही थी, इनको जो बंद करा है। और आए दिन लगता है अगर इनकी राज आएगी तो ये सर चावल भी बंद करा देंगे। किरण जी, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, जो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक डिप्टी कलेक्टर बनाया, कांग्रेस ने एक डिप्टी कलेक्टर बनाया यहाँ पर, जो झीरम हमले में शहीद हो गए थे कर्मा परिवार से। उसको लेकर विवाद हर समय हुआ कि बाकी फिर जो शहीद हुए उनके परिवार का। नहीं, मैं तो इस बात को पहले भी मैंने एक जगह कहा है कि जब इस तरीके के होंगे, भाई आपका महेंद्र कर्मा जी के परिवार की शहादत को हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। वे बच्चे जो बस्तर में आप शिक्षा की बात करते हैं, वो बच्चे जो रात दिन मेहनत करते हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी? अरे भाई, आपके पार्टी के जो सम्मानित सदस्य रहे, उनके परिवार के किसी को शहादत के उस पर सम्मान देना है, निश्चित रूप से दीजिए, लेकिन को निगम आयोग मंडल, आपकी सरकार है, किसी जगह पे बैठाइए। जिस तरह से कर्मा परिवार के शख्स को डिप्टी कलेक्टर बना दिया, उसको लेकर काफी जो बेरोजगार है उन पर भी रोष आया कि क्या तमाम जो शहीद हुए उनको भी सम्मान मिलना चाहिए? सबसे पहली बात, इस चीज की परंपरा की शुरुआत रमन सिंह के सरकार में हुई थी। चौबे जी जो एसपी जो नक्सली घटना में शहीद हुए, उनके बच्चे को सबसे पहले नौकरी देने की शुरुआत इन्होंने की। हमने भी शहीद महेंद्र कर्मा जी जिन्होंने बस्तर के लिए लड़ा, उसके बच्चे को भी सम्मान दिया। मुदलियार जी का भी बेटा है। उसके अलावा मैं बात करूं तो तमाम लोग और विद्याचरण जी का जैसे जैसे आवेदन आएंगे उस दिशा में सरकार
एक विषय बार बार आता है, चौबे जी के बेटे। सरकारी नियुक्तियों का मामला अनुकंपा का जो है विभागीय वो प्राकलन के हिसाब से है, प्रारूप के हिसाब से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम स्पष्ट बोल रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन बच्चों का क्या जो इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। किसी एक आईएएस का अधिकार छीना गया है, ये छोटे मोटे मामले नहीं है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके पार्टी के नेता शहीद हुए, निश्चित रूप से आपको उनको सम्मान करना है। 50 जगह है, निगम, आयोग, मंडल, अन्य जगहों पे आप उनको दे दीजिए। लेकिन जो एक प्रारूप है, जो सरकारी एक बाध्यता है, चौबे जी एसपी थे, उनके बेटे सर्विस में थे, उनके अनुकंपा नियुक्ति का मामला था, उन्होंने दिया, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस पर थोड़ा सोचने समझने की आवश्यकता है। देखिए, बस्तर का रण आपने देखा, 19 का रण यहाँ से हमने किया, जगदलपुर से। तमाम लोगों से आपने सवाल भी सुने और तमाम लोगों के जो जनप्रतिनिधि है उनका जवाब भी आया। हम भी यही उम्मीद करते हैं 11 अप्रैल को जब चुनाव होगा, बस्तर से जो भी चुनकर आए, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, बस्तर विकास के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ के जो आम बस्तरिया, जो आदिवासी है, उसको विकास के साधन मुहैया हो पाए। न्यूज़ 8 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर पांडे के साथ जगदलपुर से आदित्य नामदेव।